और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत टिहरी की खबर के साथ, जहां NH 94 पर पार्थो बैंक के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को नरेंद्र नगर हॉस्पिटल भेजा गया है। ड्राइवर समेत कुल 10 मजदूर इसमें सवार थे। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये हादसा NH 94 पर हुआ। ड्राइवर समेत 10 मजदूर इसमें सवार थे। अभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी कैसे, क्या वजह रही इसकी, इस बारे में पुलिस अभी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से फौरन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3 मजदूर ऐसे हैं इन 10 मजदूरों में जो बहुत ही ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और इनका भी इलाज किया जा रहा है। हालांकि बाकियों को मामूली चोटें आई हैं, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों द्वारा बनाया गया स्नुआ पुल बहा है। सालों से बरसात के सीजन में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है और साथ ही बरसात का मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण और साथ ही बताते चले आपको कि ग्रामीण स्कूली बच्चों को ट्रॉली से नदी पार करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी होने के बाद भी ग्रामीण परेशान है। एक सप्ताह पहले ही लकड़ी की पुल से युवती बहने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। ट्रॉली को खींचने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों में सिस्टम के प्रति नाराजगी देखी जा रही है और सालों से पुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गया है। बलवीर, जरा बताइएगा कि यहाँ की जो स्थिति देखने को मिल रही है, ग्रामीण काफी परेशान है, आखिर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है, शोणा गांव, और इनका जो लकड़ी का पुल है जिसे ये खुद बनाते हैं वो बह गया है। अब समस्या इनके सामने बड़ी है, क्योंकि जो ट्रॉली है उससे इनको अपने बच्चों को सुबह शाम लाना पड़ता है, दिन में लाना पड़ता है, और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं इसी ट्रॉली से ये सफर करने को मजबूर होते हैं। तो समस्याएं हैं, और जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे होने के बाद भी यहाँ पे अभी तक पुल नहीं बन पाया है, और ग्रामीण लगातार पुल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की मांग कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। और हमारे साथ ग्रामीण इस समय मौजूद है, इनसे ही हम जानेंगे किस तरह से परेशानियां का सामना इन्हें करना पड़ता है आने वाले जो बरसात का सीजन होता है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हिमला साल है। किस तरह की परेशानियों का सामना? सर, हमारे जो छोटे छोटे बच्चों की परेशानी है, हमारे बाजार जाने की परेशानी है, और हम यहाँ जिला प्रशासन के सामने से सर हम माने जो पोखरे अपनी और नदी में बह रहे हमारे बच्चे। परसों देखा आपने, हमने जान किया, उसने जो हमारे नाम पे ले गया, आगे भेज दिया, बोला कि हम तुमको बियर भेजेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और आप देखो सर, हमारा बच्चा स्कूल जाते हैं, हमारे पास हम घर में रोते रहते हैं कि आती है घर की नहीं आती है घर। एक आदमी लेने के लिए जाते हैं, एक आदमी फेरी पूछ के लिए घर लाने के लिए आते हैं। करूँ क्या हम? हमारे तो बड़ी मुश्किल है, हमारे लिए नहीं, राशन पानी के लिए हमारे लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए हमारी दिक्कत है, हम तो रोना आते सर। हमारे तो ये जीना मुश्किल हो गई इस गाँव में, और यहाँ पे हमारे पुल की मांगे, हमारे और टरोली हमारे बुलावे लेट। बलवीर, जरा आप इनसे ये भी पूछिए, ये परेशानी कब से है? क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई है? उनकी तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? बलवीर, ये भी पूछिए अब जरा। इस कारण जो है वो बह चुका है अभी, और अभी हाल में बिल्कुल ये परेशानी जो है कब से है, और प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था बनाई गई है आपको? हम तो अपने इस पुल की मांग जो है 2012 जब आपदा आई थी तब से हमारा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। तब से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है या तो इधर से RCC वाला रास्ता दे दो, या यहाँ पे पुल लगा लो। पुल तो अभी प्रशासन जो है हमें जो है आश्वासन दे रहा है कि हम ट्रॉली लगाएंगे, यहाँ पे लाइट वाइट ट्रॉली लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। हाल में हमारी यहाँ पे जो है लकड़ी वाला पुल से हमारी बच्ची बही है, बोला अभी तुरंत में होगा उस पे काम, जो है अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं है। बलवीर, क्योंकि 12 साल से ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अभी ये खुद बता रहे हैं कि इनकी बच्ची जो है वो बह गई है। प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। क्या प्रशासन की कोई टीम अभी तक यहाँ पर पहुंची है? नहीं पहुंची, और काफी लंबे समय से परेशानी देखी जा रही है यहाँ पर। बलवीर, बिल्कुल
ये एक सप्ताह पहले ही जो यहाँ पे एक युवती बह गई थी, बाल उसकी जान ग्रामीणों ने बचाई। और एक सप्ताह पहले जब यहाँ पे प्रशासन की टीम आई थी तो उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा किया था। पर हाल ग्राउंड जीरो पे इस समय न्यूज 18 है और हम आपको दिखा सकते हैं कि इस ट्रॉली से ग्रामीण सफर करने को मजबूर है। ये पूरा ट्रॉली है, स्कूली बच्चे इसी से आवाजाही करने को मजबूर है। एक पैदल रास्ता जंगल से होते हुए जाता है ये पैदल रास्ता, पर ये काफी दूर पड़ता है ग्रामीणों को। और साथ में जब बरसात का सीजन आएगा तो यहाँ से टफ कंडीशन हो जाती है, नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, तो वहां से जाना असंभव बन जाता है। इसके बाद ये ट्रॉली एक विकल्प बनती है। पर जिस तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल बलबीर, एक और छोटा सा सवाल ये कि कौन से गांवों को जोड़ता है ये पुल, कौन से गांव हैं जो आपस में जुड़ते हैं इस पुल की वजह से, और कितने लोग अमूमन एक दिन में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं? बिल्कुल, ये जो शुणा गांव है, इस पुल से जो ट्रॉली से एक ही गांव जुड़ता है और 25 से 30 परिवार इस गांव में रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हैं वो आवाजाही करने को मजबूर रहते हैं यहाँ से। और जिसके चलते जो ग्रामीण है उन्होंने लकड़ी का पुल खुद ही बनाते हैं जब जलस्तर कम होता है। पर इस समय हालात ये है कि पुल बह गया है जो उनको राहत देता था। हालांकि कठिन सफर रहता था, वहाँ पे कभी भी हादसा घट सकता था, पर मजबूरी थी ग्रामीणों की, तो ग्रामीण उस पुल से ही आवाजाही करते थे। पर अब वो पुल बह गया है तो ये ट्रॉली विकल्प बचता है, एक पैदल रास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलबीर जानकारी साझा करने के लिए। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 528 मकानों की चाबी सौंपेंगे। नगर निगम और HRDA की कुल 16 योजनाओं का उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। सिडकुल स्थित इंद्रलोक फेज 2 में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आज पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पे हैं और 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज देंगे हरिद्वार को। 16 योजनाएं ऐसी है जिनका उद्घाटन किया जाएगा। पीएम आवास के तहत मकान की चाबी भी आज सौंपेंगे। ऋषिकेश से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। हेमकुंड यात्रा के लिए जो पहला जत्था है वो आज रवाना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जत्था को रवाना करेंगे। सुबह 11 बजे पहला जत्था रवाना होगा। ऋषिकेश बस अड्डे से ट्रांजिट कैंप का उद्घाटन करेंगे। चंद्रभागा नदी के आस्था पथ पर सीसी मार्ग का उद्घाटन भी होगा। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना होगा और पहले जत्थे को सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। सुबह 11 बजे इस जत्थे को रवाना किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के कपाट जो हैं वो 20 मई को खुलेंगे। उससे पहले देखा जा रहा है वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। जो सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं उस रास्ते को बनाने की कोशिश करें ताकि जो भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 20 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। सेना के जवान बर्फ को हटाकर पैदल रास्ता बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे को सजाने का काम भी किया जा रहा है। 17 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना भी करेंगे। अल्मोड़ा में रानीखेत के नौगांव में गुलदार को पकड़ लिया गया है। एक युवक को निवाला बनाने वाले गुलदार के लिए फयाट नौला इलाके में पिंजरा लगाया गया था। इसके साथ ही कैमरा भी ट्रैप लगाया गया है। अब गुलदार पिंजरे में फंस गया है और अब कैमरा ट्रैप के जरिए पता लगाया जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने युवक को शिकार बनाया था। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा आगे को आए ना, थोड़ा सा वो पानी डाल के जरा पानी डाल के राज्य में खनन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर राज्य सरकार को थोड़ी सी राहत दी है। अब प्राइवेट जमीन पर भी खनन किया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अपने निजी इस्तेमाल के लिए ही प्राइवेट जमीन पर खनन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें प्राइवेट लैंड पर खनन पर रोक लगाई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
बागेश्वर की कांडा के बखेत गांव में ग्रामीणों को 25 साल बाद भी खड़िया खनन का मुआवजा नहीं मिला है। इससे नाराज ग्रामीण पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इन दिहाड़ी मजदूरों के आमरण अनशन में बैठने के बाद इनके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। उधर जिला प्रशासन खड़िया माइन संचालकों और ग्रामीणों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी कर रहा है। ये जो है काश्तकार लोग हैं और एक मजदूर लोग हैं, जब पूरे दिन भर ये काम करेंगे तब जाके इनका रात का चूल्हा जलता है। तो पिछले 7 दिनों से कई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कई लोगों का चूल्हा घर पे जलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितना मुआवजा बैठना चाहिए, तो जो प्रशासन की तरफ से जो कैलकुलेशन है वो तो बहुत कम बैठता है। तो वो तो क्योंकि पिछले 3 साल का जो क्रॉप का पैटर्न निकल के आता है उसका जो मूल्य है उतना बैठता है, तो वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हमने कहा है कि आप आपस में ही एक बार जो मार्केट में चल रहा है जितना और पट्टाधारक है उतना मुआवजा ले लीजिए। खबर देहरादून से, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बढ़ी बिजली की मांग। पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ा तापमान। देहरादून में मंगलवार को 38 डिग्री रहा तापमान। कम बिजली उत्पादन की वजह से बिजली और महंगी हो गई है, खरीदा भी महंगा जा रहा है बिजली को। जिसके बाद आपको बता दें कि मैदानी जिलों में दिनों दिन तापमान ऊपर जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग 47 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। तो ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ रही है। बिजली की डिमांड बढ़ने से मार्केट में बिजली की खरीद भी महंगी हो गई है और ऐसे में इसका असर सरचार्ज के तौर पर जो उपभोक्ता है बिजली के उन पर पड़ेगा। भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखिए गर्मी ज्यादा बढ़ रही है जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा किया जा रहा है। इससे ये समझा जा सकता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा उतना ही ज्यादा महंगी बिजली उपभोक्ताओं के लिए होगी। महंगी बिजली जो है वो खरीदी जा रही है, डिमांड क्योंकि बढ़ गई है। पिछले 1-2 साल की अगर मैं बात करूं, प्रदेश में बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी है और इसकी बड़ी वजह ये रही है कि बिजली की खपत ज़्यादा रही है, गर्मियां दिनों दिन बढ़ती रही है। अगर मैं कल की ही बात करूं तो देहरादून में 38 डिग्री तक टेम्परेचर रहा और मैदानी जिलों में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो ही रही है। अब बिजली विभाग के सामने ये संकट आ गया कि कैसे इस डिमांड को पूरी करें। 41 मिलियन यूनिट की उपलब्धता है प्रदेश में बिजली की, जबकि डिमांड जो है वो 47 मिलियन यूनिट तक पहुंच रही है और बिजली जो खरीदी जा रही है ये कहा जा सकता है कि वो ज्यादा महंगे दाम उसके लिए चुकाने पड़ रहे हैं। और अब इन तमाम चीजों का जो भार है वो पिछले महीने हमने देखा था कि पहले बिजली के दाम बढ़े थे, अब सरचार्ज को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर अगर जनता से जुड़े रहने की हम बात करें तो जनता की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अब जो बिजली के बिल आएंगे वो सरचार्ज के तौर पर उसमें बढ़े हुए दाम यहां पर दिख सकते हैं और इसकी वजह से परेशानी जो है वो जनता को भी हो रही है। बिजली विभाग के सामने भी ये संकट यहां पर खड़ा हो गया है कि कैसे इस डिमांड को पूरा किया जाए। बिल्कुल भारती, क्योंकि अब इसका असर जो है वो आम जनता पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय मिलेट महोत्सव का समापन हो गया है। आखिरी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मिलेट महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे लोगों में मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। इसके पोषक तत्वों के कारण मोटे अनाज की मांग बढ़ेगी तो किसानों को उत्पादन करना पड़ेगा। नतीजा उनको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। और इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। यह आयोजन मिलेट्स यानी सिरिअन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। और अब बात करेंगे अवैध मजारों पर धामी सरकार के एक्शन की। तो टिहरी में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। टिहरी के मोलधार में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजार को तोड़ा गया है। प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध मजार को नहीं तोड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अवैध मजार को तोड़ दिया। इस बार बुलडोजर के साथ हथौड़े से भी मजार को तोड़ा गया है। काफी बड़े एरिया में
अवैध कब्जा किया गया था और मजार को तोड़ने के साथ ही पूरे इलाके से अवैध कब्जे को हटाया गया है। अतिक्रमण को भी तोड़ा जा रहा है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है। जैसे एक IHM के सामने था, वो हमने पिछले 15 दिन पहले उसको हटा दिया था। इसके बाद पुनः 2 संरचनाएं जो चिन्हित की गई थी, उनको हमने नियमानुसार नोटिस भी निर्गत किए गए। खटीमा में भी अवैध मजार पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को तोड़ दिया गया है। मजार के नाम पर काफी सारा स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया गया था और मजार के साथ साथ रहने के लिए कमरा तक नहीं लिया गया था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और खटीमा में भी इस मजार को तोड़ा गया। उत्तराखंड में अब नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि कार्रवाई से पहले कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। लिहाजा कार्रवाई कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां पूरी तरह अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। दोनों नदियों के किनारे 129 अवैध बस्तियां हैं। 2005 में हुए एक सर्वे में 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण दोनों नदियों के किनारे पाए गए। ये कहानी सिर्फ रिस्पना और बिंदाल नदी की ही नहीं, राज्य की प्रमुख 23 नदियों का यही हाल है। लेकिन कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। विधानसभा भवन का हिस्सा रिस्पना नदी की जद में है। जिला जेल, उत्तराखंड ट्रैकिकल यूनिवर्सिटी भी नदी किनारे, दून यूनिवर्सिटी, मत्स्य निर्देशालय, खनन निर्देशालय भी नदी किनारे बनाए गए। रायपुर में नया प्रस्तावित विधानसभा भवन भी जोहड़ की जमीन पर है। कुल मिला के अतिक्रमण पे हटाने पे सरकार गंभीर है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की भी अतिक्रमण है, उस पे पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। अतिक्रमण हटेंगे तभी हमारी जो जमीनें हैं वो बच पाएंगी। कड़ाई के साथ जिलों को निर्देश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार के जितने भी नदी किनारे जो गाइडलाइन जो दायरा है, उसको अगर हटकर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वस्तीकरण उसका होगा। 2013 की आपदा के बाद कोर्ट में गंगा नदी के 200 मीटर के एरिया में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ, बल्कि सभी सरकारों के दौर में वोट बैंक की खातिर जमकर अवैध बस्तियां बसाई गईं। तो वोट बैंक के लिए ही जो नदियों के किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ाए गए। पहले हमारी नदियां सब साफ सुथरी और एनक्रोचमेंट फ्री थी। उनकी सारे किनारों की स्लोप की सारी ग्रीनरी हटाई गई, उसमें जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो एनक्रोच करी गई। अब ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो क्या नदी किनारे बनी सरकारी निर्माण भी ध्वस्त होंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में सेना और ग्रामीणों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। सेना इन दिनों गुंजी में निर्माण कार्य कर रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सेना उनके गौचर और पनघट की जमीन पर निर्माण कार्य कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गुंजी को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है, लेकिन गुंजी की अधिकांश जमीन सेना को दे दी गई है। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वाइब्रेंट विलेज की योजनाओं के लिए जमीन कहां से आएगी। ग्रामीणों ने साफ किया है कि वो किसी भी कीमत पर सेना को जमीन नहीं देंगे। जो हमारा वन पंचायत क्षेत्र आता है और गुंजी का परंपरागत सरागाह है, वो हमारा शमशान भी है। वहाँ पर अवैध रूप से खनन का काम प्लस पेड़ों की कटाई और वहाँ निर्माण का काम कुछ आर्मी के ठेकेदार बता रहे हैं। अभी ये तो जांच करने से पता चलेगा, वहाँ पर ये काम चल रहा है। इसमें उप जिलाधिकारी धारचूला से भी वार्ता हुई है और उनका कथन भी है कि जो उन्होंने मलबा कुछ जगह डाला है वो अवैध डाला है और जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी पैमाइश करवा करके अगर आर्मी अपने जो उनको ट्रांसफर हुए लैंड उससे बाहर होंगे तो वो सही पैमाइश करके आर्मी को अवगत करा दिया जाएगा। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। देहरादून में मरीज की मौत के बाद कोरोनेशन जिला अस्पताल से रिपोर्ट तलब की गई। डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही करने का आरोप।
अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला कुश्ती पहलवानों को अपना समर्थन दिया और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। टिहरी पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर का जोरदार स्वागत किया गया। पुंडीर ने जिला कार्य समिति की बैठक भी ली। अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें होम स्टे, होटल और गाड़ियों के लिए आवेदन देने वालों को ऋण की मंजूरी दी गई। उत्तरकाशी में सुदूर धौंतरी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 35 शिकायतें दर्ज की गई हैं और अधिकतर का मौके पर निस्तारण किया गया। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी बरिंदर सिंह गोयल बुधवार को देहरादून आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले ही पार्टी में अलग अलग गुट नजर आए। देहरादून से हज यात्रा पर 550 यात्री जा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण आज से किया गया है। सभी यात्रियों को दोनों वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। देहरादून की सड़कों का हाल पिछले कई महीनों से बदहाल है। कई महीनों पहले खोदी गई सड़कें आज तक नहीं बन सकी। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने पर पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में गाड़ी के खाई में गिरने वाली फर्जी खबर देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।